Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 2, Indian economic development, chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. So children, in the previous video we have started and we have seen that features of Indian economy on the eve of independence. This is video number 2, chapter number 1. Here we are going to discuss about the agriculture on the eve of independence. In this point we will discuss what was the actual condition of agriculture. After that we will discuss of the industry on the eve of independence, and in the last we will discuss foreign trade on the eve of independence. So without wasting time, let us start. So children, let's discuss about the agriculture on the eve of independence. So first point, children, and before starting the point, children, let me tell you about the agriculture on the eve of independence. So here, children, in this video we are going to discuss actually what was the condition of agriculture on the eve of independence. First point is written as low production and productivity. Children, this point we have already discussed in the previous video whenever we will discuss about the features of Indian economy on the eve of independence. Low production and productivity, both points are very clear because I have already told you that production means children total production. The total production was very low and per hectare production was also very less. That is called as productive. Productivity means production per hectare and production means total productions. So children, both was very low. Next is children, high degree of uncertainty. High degree of uncertainty means children, mostly children, you already know that still today, this is the 21st century, but still children, measure of the agriculture of India are dependent on मानसून. हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंडेंट है. अगर मानसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मानसून अच्छा नहीं है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं होगा. तो यहाँ पर चिल्ड्रन अनसर्टिनिटी है. सर्टिनिटी का मतलब कि कोई श्योरिटी नहीं है कि जो फार्मर ने एग्रीकल्चर किया है या वीट ग्रो किया है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा या नहीं होगा. इसका रीज़न ये था कि जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो मोस्टली मानसून पर डिपेंडेंट थी. और दूसरा ये भी चिल्ड्रन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और जो इरिगेशन है या फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिया. तो जो हमारी मेथड थी एग्रीकल्चर की वो ट्रेडिशनल मेथड था, कन्वेंशनल मेथड था, जिसकी वजह से हाई अनसर्टेनिटी थी. और दूसरा ये था कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि यानी कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई सिस्टमेटिक या कोई मॉडर्न मेथड नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट पर चिल्ड्रन हम लोग आते हैं, दैट इज़ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. चिल्ड्रन, इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था. डोमिनेंस का मतलब होता है हावी होना बहुत ज़्यादा. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमने आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पहले बताया कि जो हमारे एग्रीकल्चर थे वो एग्रीकल्चर करते थे, यानी अपने जो उनके लैंड थे उसमें जो भी वो ग्रो करते थे वो अपने पर्सनल नीड के लिए करते थे, अपनी फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए करते थे, वो मार्केट के लिए नहीं करते थे. उनके मन में ऐसा कभी कोई आइडिया ही नहीं है कि हम अपने जो हमारा लैंड है, जो हमारा खेत है, हम उसमें इतना प्रोडक्शन करें कि कुछ हम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए रख लें और बाकी जो मार्केट में जो सरप्लस है वो मार्केट में ले जाके सेल कर दें. तो डोमिनेंस था चिल्ड्रन, हमारी जो एग्रीकल्चर थी डोमिनेंस थी, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम कर रहे थे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी नीड के लिए. सेकेंड पॉइंट है चिल्ड्रन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. स्मॉल का मतलब छोटे और फ्रेगमेंटेड का मतलब चिल्ड्रन की वन पीस ऑफ लैंड हियर, वन पीस ऑफ लैंड देयर. तो जो फार्मर थे उनके जो लैंड होल्डिंग्स थे, यानी कि जो खेत थे जो जिसमें वो खेती करते थे, वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड था, बिखरे हुए थे, छोटे छोटे प्लॉट थे इधर उधर. अब छोटे छोटे प्लॉट होने की वजह से चिल्ड्रन होता क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो चिल्ड्रन उनका बहुत कम होता था. अच्छा, दूसरा ये भी था कि जब खेत उनके बड़े छोटे छोटे थे तो उस खेत में कोई मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ नहीं कर, जैसे कि ट्रैक्टर यूज़ करना है वो नहीं कर सकते थे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स
या और भी जो चीज़ें थी वो थोड़ा थोड़ा उन्हें इधर उधर बिखेरना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता था, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हुआ करती थी। नेक्स्ट में चिल्ड्रन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी चिल्ड्रन कहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन क्या किया कि हमारे यहाँ रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट कर दिया। रेवेन्यू सिस्टम वो सिस्टम होता है चिल्ड्रन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक परमानेंट जमींदार को बनाया। जमींदार जो है वो ऑनर होगा लैंड का, और वो जो उसमें खेती करेगा वो होगा टिलर। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो हो गया स्टेट, ठीक है ना, और ये हो गया जमींदार, और ये हो गया टिलर, ठीक है। तो जो टिलर था चिल्ड्रन, टिलर को हम फार्मर भी कह सकते हैं। टिलर जो था एक्चुअल फार्मर था, वो खेती करता था। तो जो गवर्नमेंट थी उसने जमींदार को परमानेंट ओनर बना दिया, और ये जो है इस पर, और ये इनको अपना खेत दे देंगे कि आप इस पर खेती करो, ठीक है ना। तो स्टेट ने क्या किया कि इनको जमींदार बना दिया, और ये इसके बदले में क्या करेंगे कि इनको एक रेवेन्यू देंगे, फिक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि जो टिलर थे उनसे बहुत ज़्यादा जो भी प्रोडक्शन ग्रो होता था, उनका बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन था वो इनसे 3/4 जो प्रोडक्शन था वो ये ज़मींदार ले लेते थे, और अपने जो गवर्नमेंट थी उनको एज अ टैक्स दिया करते थे। अच्छा, इनको इस बात का डर था कि अगर हम ये रेवेन्यू नहीं देंगे तो ये जो हमारी ज़मीन है ये हमसे छिन जाएगी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या करते थे कि टिलर से ज़्यादा जो है रेवेन्यू लिया करते थे। रेवेन्यू का मतलब चिन्ह यहाँ पर प्रोडक्शन से है, ठीक है ना। जो भी वो ग्रो करते थे उसका ज़्यादा पार्ट ये ले लेते थे, उसमें से जो फिक्स अमाउंट होता था वो गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू या एज अ टैक्स दे देते थे, बाकी वो अपने पास रख लेते थे। तो ये जो चिड़िन जमींदार थे, ये जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन इसको तो वो शेयर करते थे, ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसको वो शेयर नहीं करते थे। तो बाद में क्या हुआ, चिड़िन की जो गवर्नमेंट था उसने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया। जब रेवेन्यू की गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया ज़मींदार पर, तो ज़मींदार ने भी उसका जो प्रेशर है उसको शिफ्ट कर दिया किस पर, टिलर के ऊपर। अब वो उससे भी ज़्यादा जो है उनसे रेवेन्यू लेने लगे। तो इससे चिड़िन क्या हुआ कि ये लगातार अपना टैक्स तो बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जो उधर टिलर था उसके ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट हो जाता। तो वो ये जो ज़मींदार थे या जो स्टेट था, जो गवर्नमेंट था, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ चिड़िन कि जो हमारे फार्मर थे, जो टिलर था, उसकी कंडीशन बैड से वर्स्ट होती चली गई। यहाँ पर एक चीज़ और है चिल्ड्रन, आप देख रहे हो कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन जमींदार एंड स्टेट, टिलर एंड स्टेट, यानी एक्चुअल जो फार्मर था और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये जो जमींदार था वो मीडिएटर की तरह काम करता था इनके बीच में। नेक्स्ट चिल्ड्रन हम आ जाते हैं गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। यहाँ पर जैसे कि इस पॉइंट में आप देख सकते हो कि ये टिलर हैं और ये जो ऑनर हैं, जो जमींदार हैं, ये ऑनर थे। तो इनके बीच में चिल्ड्रन गल्फ बढ़ता जा, गल्फ का मतलब डिफरेंस बढ़ता जा रहा था। जो जमींदार थे वो रिचर होते चले जा रहे थे और जो टिलर थे वो पुअर होते चले जा रहे थे, ठीक ना। एक तरफ जमींदार तो जो है वो लेविश लाइफ जी रहे थे और ये बेचारे जो है पैथेटिक ओनली जो है इनके लिए मुश्किल से ही अपना 2 स्क्वायर मील का अरेंजमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बताने वाला है कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई, उसी वक्त ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो वहाँ की जो फैक्ट्री थी, जो मशीनरी थी, जो प्रोडक्शन था, उनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा था उन्हें? वो उन्हें इंडिया से मिल रहा था। तो जब उन्होंने देखा, इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो जो है बहुत सारा रॉ मटेरियल है, वो हमारी फैक्ट्री के लिए, जो हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत चीप भी है। तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद क्या किया कि जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसका भी सिस्टम बदल दिया। पहले हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे, यानी हम अपने जो यहाँ के फार्मर थे वो अपने खेतों में राइस, ग्रो, पैडी, वीट, पल्स
अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए उनको ग्रो करते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कि इनको फोर्स किया, इन्होंने कहा कि आप अपने खेतों में कॉटन को ग्रो करोगे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि अब आप अपने खेतों में इंडिगो ग्रो करोगे। कॉटन जो था उनके टेक्सटाइल के लिए ज़रूरी था, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंडिगो जो था वो कलरिंग के लिए और ब्लीचिंग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो क्लॉथ बनाते थे उनको ब्लीचिंग भी करना था, उनको कलर करना होता था। तो ये इन चीज़ों की उनको एक चीज़, और इसमें सिल्क को भी हम चिड़न इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें जूट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उन्होंने हमारे जो इंडियन फार्मर थे उनको फोर्स किया कि अब आप अपने खेतों में वीट, राइस, ठीक है ना, पैडी, ये ग्रो नहीं करोगे, आप अपने खेतों में ग्रो करोगे, सिल्क ग्रो करोगे, कॉटन ग्रो करोगे। सिल्क तो खैर आप जानते हो अलग चीज़ होगी, इंडिगो और जूट ये आप ग्रो करोगे और हमसे पैसे लोगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये ग्रो करने के लिए हमारे जो फार्मर थे उनको एडवांस में पेमेंट दे दिया, एडवांस पैसे दे दिए कि आप पैसे ले लो और ये ग्रो करो। अब पहले वो क्या करते अपने खेतों में ये वीट, राइस, पैडी ग्रो किया करते थे, इनसे अब इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ फुलफिल हो जाती थी सर्वाइविंग के लिए। लेकिन अब वो खेतों में अपने ये ग्रो नहीं कर रहे थे, ये ग्रो कर रहे थे। अब भाई आपको पता है कि कोई सिल्क थोड़ी खा लेगा, ना कॉटन ना इंडिगो जूट, ठीक है ना। तो सर्वाइव करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की चाहिए। तो अब ये जो फार्मर थे ये क्या कर, जो इनको पैसे मिलते थे, इनको पैसे की जरूरत थी कि ये मार्केट से जाकर ये खरीद सकें, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। हमारे जो फार्मर थे वो क्या हो गए, डेप्टेड होने लगे, ठीक है ना, कर्जदार होने लगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती एडवांस पेमेंट दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप ये ग्रो करिए, ये ग्रो नहीं करोगे। अब ये ग्रो करने के लिए इनको पैसे की जरूरत होती, पैसे फिर इनसे लेते, तो क्या हो गया, इनके ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा, जिससे इनकी कंडीशन और ख़राब होती चलेगी। तो चलिए ये था एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री की कंडीशन चिड़न क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चिड़न हमने जब फर्स्ट वीडियो में जब आपको मैं बता रहा था, जहाँ पर मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारी इंडस्ट्री थी उसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। देख सकते हैं सबसे पहले इसमें चिड़न एक पॉइंट आता है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एक सिस्टमेटिक जो एक सिस्टम बनाया उन्होंने, सिस्टम के तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री थी, वैसे तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया। क्या किया उन्होंने कि हमारा जो प्रोडक्शन था उस पर बहुत सारा टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, जिसकी वजह से उसके प्राइस जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए। प्राइस ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी डिमांड कम हो गई, तो डिमांड कम हो गई तो उसको प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। अब जो लोग कॉटेज इंडस्ट्री में बिजी थे वो लोग अब क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। दूसरा क्या चिड़न, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है चिड़न। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टोटली क्या होगी, डीके हो गई, रुइंड हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये चिड़न एक उनका मोटिव था कि हम अगर इनकी इंडस्ट्री को फ्लरिश होने देंगे तो फिर जो हमारी इंडस्ट्री में जो सामान बन रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहाँ बिकेंगे, उनको कौन खरीदेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, हाई टैरिफ, ठीक है ना, जिससे क्या हो गया कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके जो प्राइस है मार्केट में चिड़न इंक्रीज हो गए, मार्केट इंक्रीज हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गई चिड़न, तो उसकी जो क्या होगी, डिमांड कम होगी। पहले क्या होता था कि हम अपने जो कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इसके जो बने हुए सामान थे उसको एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देने की वजह से क्या हो गया कि उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया। प्राइस ज़्यादा हो जाने से डिमांड भी उसकी कम होगी। तो चलिए, जब किसी कमोडिटी की डिमांड ही नहीं होगी तो फिर हम उसको प्रोड्यूस क्यों करेंगे। तो ये तो थी चिड़न शॉर्ट में। अब हम आगे वन पॉइंट करके आगे आते हैं। चिड़न फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, ठीक है ना। हमने आपको जैसा कि बताया कि जो उनकी पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, यानी ब्रिटिश जो प्रोडक्ट थे उनके लिए पॉलिसी अलग थी, और जो हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे,
जो कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्शन थे उनके लिए पॉलिसी अलग थी। क्या थी वो कि वो क्या करते थे कि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को टैक्स फ्री अपनी कंट्री में ले जाते थे और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाते थे और उसी गुड को हमारी कंट्री में ड्यूटी फ्री लेकर आते थे, जिससे उसके प्राइस बहुत कम हुआ करते थे। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसमें जो प्रोडक्शन हम करते थे उसमें उन्होंने टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा क्या किया कि जब हम उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने जाते थे तो उन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी। तो एक तरफ उन्होंने उसका प्रोडक्शन पे टैरिफ लगाने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। दूसरा उन्होंने जब उसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उस पर हैवी ड्यूटीज लगा देने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से। तो चिड़िन ये था इनकी पॉलिसी जो हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए उन्होंने बनाई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है और इसका इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पर क्या पड़ा। तो चिड़िन इंडस्ट्री पर ये इफेक्ट पड़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम हो गई तो फिर प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया तो वो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो टोटली लॉस्ट हो गई। नेक्स्ट चिल्ड्रन डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड से मतलब चिल्ड्रन हम यहाँ पर आपको समझाना चाहेंगे कि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में थी या उससे पहले हमारा जो कंट्री थी वो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड थी, ठीक ना। राजा महाराजाओं का ज़माना था तो हर राजा महाराजा अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट थी जिसको वो पैटर्नाइज करते, जिसको वो प्रोटेक्ट करते थे, जिनको वो लोगों में पॉपुलराइज करते थे कि ये हमारी पहचान है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ बनारस, तो बनारस की आपको याद है बनारस की साड़ियाँ, ठीक है। अगर हम अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ के ताले, ठीक है। ऐसे अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली की मतलब बांस की मंडी। तो इस तरीके से चिड़िन जो अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग, आज तो खैर डिस्ट्रिक्ट हो गए, तब वो स्टेट कहे जाते थे, तो उनकी एक अलग अलग पहचान थी। तो उनके जो राजा महाराजा थे वो उनको पैटर्नाइज करते थे, प्रोटेक्ट करते थे ताकि उनकी एक पहचान बन सके और उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को जो प्रोडक्ट करने वाले लोग हैं उनको प्रॉफिट हो। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में आई चिड़िन, तो उनका जो था, ये तो देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और ये हमारी होगी पूरी कंट्री। पूरी कंट्री जो है छोटे छोटे चिड़िन स्टेट में डिवाइडेड थी। तो ये जो छोटे छोटे स्टेट थे इसमें जो इसके भीतर जो भी डिसीजन होता था वो डिसीजन तो जो है वो किंग लिया करते थे, राजा लोग। लेकिन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी जो इंटरनेशनल मैटर होते थे उसके बारे में जो डिसीजन होता था वो डिसीजन लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ आए तो ये जो किंग लोग थे ये बहुत सारे, एक तो ये ख़त्म हो गए, जो थोड़े बहुत बचे थे उनके लिए लिमिटेड कर दिया गया कि आप अपने इंटरनल मैटर में डिसीजन लोगे लेकिन बाहर के जितने भी मैटर हैं उसमें हम डिसीजन लेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से रोका हैवी टैरिफ लगाकर, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि राजा महाराजा जो है जो प्रोडक्शन को जो प्रोटेक्ट कर पाते थे अपने स्टेट के एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन को, जैसे कि बनारस की साड़ियाँ मैंने बताया, तो वो बंद हो गया। तो अब ये प्रोटेक्ट उसको नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इनके जो इंडस्ट्री थी ये भी ख़त्म होती चली गई, ठीक है। नेक्स्ट पिछड़े हम आते हैं कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हमने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को ले जाते थे, उसको प्रोसेस करके मशीनों के थ्रू फिनिश गुड बनाते थे और फिनिश गुड को वो हमारी कंट्री में ले आते थे। हमारे यहाँ जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसमें जो भी हम प्रोडक्ट बनाते थे, जो काम करते थे वो हाथों से करते थे, मशीन तो यूज़ करते नहीं, धीरे धीरे करते थे। तो जिससे क्या होता उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता था। अच्छा, दूसरी ये भी बात है कि उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। दूसरी तरफ क्या थी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, जो ब्रिटिश से हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रहे थे, वो मशीन मेड प्रोडक्ट थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत कम थी, उनका प्राइस बहुत कम होता था, क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तो अब हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनका कॉम्पिटिशन हो गया मशीन मेड प्रोडक्ट से। तो वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन उतने अच्छे नहीं थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा था, बल्कि और जो उनके प्रोडक्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनका जो प्रोडक्शन होता था चिड़िन वो चीप होता था, क्वालिटी अच्छी होती थी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट हम बनाते थे उनकी डिमांड कम होने लगी और इनकी डिमांड बढ़ने लगी। नेक्स्ट चिड़िन इसी से रिलेटेड और पॉइंट है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। धीरे धीरे क्या हुआ चिड़िन की नए तरीके की डिमांड होने लगी। जैसे कि हमारी इंडिया में पहले
जो डिमांड हुआ करती थी, लोग जो कपड़े पहनते थे वो धोती कुर्ता या जो वीमन थी वो साड़ियाँ पहना करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे कंट्री में आई, हम उनसे इंटरेक्ट हुए, हमने उनका रहन सहन देखा, हमने उनकी कपड़े देखे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम भी उनकी तरह बनना शुरू कर दिया, हमने उनकी तरह कपड़े पहनने लगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि धोती कुर्ते की डिमांड कम हो गई, पैंट शर्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो अब नए तरीके की डिमांड होने लगी थी। चिड़ियन जो ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे, हम भी वही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑलरेडी क्या हुआ कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड कम होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। वैसे तो चिल्ड्रन रेलवे इन इंडिया का इंट्रोडक्शन था वो काफ़ी बेनिफिट रहा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस टाइम में हमारी कंट्री में इंडियन रेलवे, जिसे आज हम कहते हैं, को जब इंट्रोड्यूस किया, तो उनका मोटिव हमारी कंट्री के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं था। उनका अपना पर्सनल मोटिव था, और उनका मोटिव ये था कि ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से जो भी फिनिश्ड गुड हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं उनको यहाँ की मार्केट में डिफरेंट प्लेसेस पर ईजिली पहुँचाना था और रैपिडली पहुँचाना था। उनके कंपैरिजन में जो हमारे जो प्रोडक्ट थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, वो उतनी आसानी से ईजिली अवेलेबल सभी मार्केट में नहीं थे। तो जब इंट्रोडक्शन हो गया इंडियन रेलवे का हमारी कंट्री में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या हुआ कि ये बहुत ही ईजिली अपने मशीन मेड प्रोडक्ट जो है इंडियन मार्केट में हर जगह पहुंचा रहे थे। तो अब आप देखो, जो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अब क्या हुआ कि हर जगह जो है इंडिया की जितनी मार्केट, हर मार्केट में आपको ब्रिटिश प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं। तो जिससे क्या हुआ, एक ये भी रीज़न था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हुई। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। चिल्ड्रन मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पर उस इंडस्ट्री से है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ की जो भी इंडस्ट्री थी उसमें हम हैंड मतलब मशीन तो हमारे पास नहीं, हम हाथों से सामान को, चीज़ों को बनाते थे और धीरे धीरे बनाते थे और उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। हमारे पास कोई बहुत हैवी मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि हमारी कंट्री में भी धीरे धीरे, ब्लीक का मतलब बहुत कम, मॉडर्न इंडस्ट्री यानी हैवी इंडस्ट्री का इस्टेब्लिश होने लगा। तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो ही एग्जाम्पल लिखे हैं। एक तो था ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज इस्टेब्लिश। लगभग हमारी कंट्री में सिर्फ उस वक्त बहुत ही कम जो है मॉडर्न इंडस्ट्री थी, केवल नाम। ब्लीक ग्रोथ का मतलब कि केवल नाम के लिए। तो टाटा की एक आयरन स्टील कंपनी लगाई गई। और क्या था इसमें चिल्ड्रन, एक और प्रॉब्लम ये थी, स्टेट पार्टिसिपेशन वाज ओनली इन, जो स्टेट थी यानी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट से था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉडर्न इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, इधर कोई ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया? रेलवे पर, पावर पर, पोर्ट्स पर और कम्युनिकेशन में। तो रेलवे के बारे में तो चिल्ड्रन मैंने आपको बताई दिया कि रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इसको फ्लरिश किया क्योंकि उनका सेल्फ मोटिव था। वो अपने जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे वो हम यहाँ की मार्केट में ईजिली ट्रांसपोर्ट करना चाहते, पहुँचाना चाहते थे। पावर उन्होंने यूज़ किया, वो भी उनका सेल्फ मोटिव था, ठीक है। पोर्ट्स तो आप जानते हो कि पोर्ट्स वो प्लेस है जहाँ से हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पोर्ट को भी डेवलप किया ताकि उनका जो इंडिया से रॉ मटेरियल को ईजिली अपनी कंट्री में ले जाएं और अपनी कंट्री में जो फिनिश्ड गुड है वो हमारी कंट्री में ईजिली ला सकें। कम्युनिकेशन चिल्ड्रन, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ और ये पोस्टल हो गया, इंडियन पोस्टल जिसे कहते हैं, इन सब का उन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, बल्कि इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कम्युनिकेशन के लिए इतनी बड़ी कंट्री को उन्हें रूल करना था, इतनी बड़ी कंट्री को गुलाम बना रखा था, चलाना था, तो कम्युनिकेशन के बिना चिल्ड्रन ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ब्लीक ग्रोथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जो उनके पर्सनल मोटिव थे। उन्होंने इस बारे पर इसमें ध्यान नहीं दिया कि हमारी कंट्री में हैवी इंडस्ट्री लगे, क्योंकि जो हैवी इंडस्ट्री का मतलब चिल्ड्रन की ऐसी चीज़ें बनाओ जिसको यूज़ करके दूसरी इंडस्ट्री बन सके। जैसे कि आप देखते हो कि मोस्टली जितनी भी मशीनरी हैं, जितनी भी मशीनें बनती हैं वो स्टील से बनती हैं, आयरन से बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो जब आयरन होगा तो उसको यूज़ करके फिर हम दूसरी मशीनें बना सकेंगे। अब कोई भी छोटी मशीन, जैसे कि हम फ़ैन की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, स्विंग मशीन की बात करें, ये जितनी मशीनें चिड़ियाँ बनेगी तो आयरन से बनेगी।
तो पहले हमें आयरन चाहिए, फिर आयरन को यूज कर टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम नई नई मशीनें बनाएंगे, तभी जाकर हम मॉडर्न इंडस्ट्री लगा पाएंगे। तो ब्लीक ग्रोथ यानी बिल्कुल 9 के बराबर हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री थी उस वक्त। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का, द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कंडीशन को या फीचर्स कह दो, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड, जब हम चिल्ड्रन फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की और हम बात करते हैं इंपोर्ट की, कि हमारा एक्सपोर्ट कैसा था और हमारा इंपोर्ट कैसा था। तो चिल्ड्रन हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बता दें कि उस वक्त हम क्या थे, हम लोग थे नेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। अब दोनों को मैं बताता हूँ यहाँ पे मतलब क्या है। देखो नेट एक्सपोर्टर थे किसके, रॉ मटेरियल के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल थे उनको वो अपने यहाँ ले गए, और हम इंपोर्टर थे किसके, फिनिश्ड गुड्स के। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। प्राइमरी प्रोडक्ट यानी हम प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब चिल्ड्रन रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल बना रहे थे, कोई हम फिनिश्ड गुड नहीं बना पा रहे थे। तो अब देखो आप, ये है फ्लोर, ठीक है, और ये है ब्रेड, ठीक है ना। तो जो फ्लोर है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल है ब्रेड के लिए। अब फ्लोर अगर आप मार्केट में लोगे तो ये आपको मिलेगा 40 रुपीज़ पर केजी। अगर आप ब्रेड लेने जाओगे किलो में लोगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 140 रुपीज़ पर किलोग्राम। आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना है। तो चिल्ड्रन उस वक्त हमारी भी यही हालत थी कि हम 40 रुपीज़ का सामान देते थे, बदले में हमें 140 रुपये का सामान खरीदना पड़ता था। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो हमारी कंडीशन और ख़राब होती चली जा रही थी। दूसरा था चिल्ड्रन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब चिल्ड्रन होता है कि कंट्रोल ऑफ अ सिंगल पर्सन, यानी केवल एक आदमी का पूरा कंट्रोल था किस पर, फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर एक आदमी नहीं कहूँगा मैं चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं कहूँगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था किस पर, फॉरेन ट्रेड पर, कि हमारी कंट्री से कौन कौन से सामान दूसरी कंट्री में जाएंगे और दूसरी कंट्री से कौन कौन से सामान हमारी कंट्री में आएंगे। बल्कि ये भी उन्होंने फिक्स कर रखा था कि कौन कौन से कंट्री से हम ट्रेड करेंगे। तो मोस्टली उस वक्त हम लोग जो ट्रेड करते थे वो ब्रिटेन से करते थे, श्रीलंका से करते थे, चाइना से करते थे, ठीक है। तो उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा था। और कंट्रोल करने का मतलब ये चिल्ड्रन कि अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने वाले हैं श्रीलंका को, मान लीजिए हम यहाँ सिल्क एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहते कि ये लोग इसको एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो वो क्या करेगी, वो जब हम एक्सपोर्ट करने जाएंगे उस पर वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा देने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मार्केट में ऑटोमेटिक श्रीलंका वाले कहेंगे भाई इतना महंगा हम तुमसे क्यों करें, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से परचेज कर लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगी, चलो उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा था, इसको और बर्बाद किया। सरप्लस ट्रेड बट टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि हमारा जो ट्रेड था वो सरप्लस में था, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, उसके कंपेरिजन इंपोर्ट कम कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी चिल्ड्रन कि जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो हम करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बदले में हमें वो ला कर दे देते अपने फिनिश प्रोडक्ट। चलिए उसको भी हम छोड़ देते हैं कि हम सरप्लस में तो थे लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो हमें नहीं मिल पा रहा था। बेनिफिट किसको मिल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वार एक्सपेंसेस थे, है ना, डिफेंस एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। वो जो सारे एक्सपेंसेस थे वो कहाँ से आ रहे थे, उनको वो यहीं से फुलफिल कर पा रहे थे जो सरप्लस ट्रेड होता था। बल्कि उनको करना ये चाहिए था कि अगर हमारा ट्रेड सरप्लस है तो उससे जो भी उनको बेनिफिट हो रहा है वो हमारी कंट्री की इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए वो पैसे खर्च करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सारे पैसे उन्होंने अपने पर्सनल मोटिव के लिए यूज किए। तो चिल्ड्रन इट वाज वीडियो नंबर 2, टॉपिक फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप कि सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो चिल्ड्रन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।